हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। ये हमारा लेक्चर थर्ड है। इसके पहले दो लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन। ये हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का, जिसका नाम है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आज हम उसके डिफरेंस बिटवीन को देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से 16 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जनरली 16 मार्क्स के आते हैं, तो आपको उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए अपनी, ठीक है। अगर आपके ये दो टॉपिक्स कवर हो गए हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिजनेस के, प्रोफेशन के, एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो आपको डिफरेंस बिटवीन करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना डिफरेंस बिटवीन। पहला देखिए क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग करना, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत करना। बिजनेस में देखिए क्या होता है, बिजनेस में हम कब उसको शुरू करते हैं, जब कोई एंटरप्रेन्योर का यहाँ मतलब होता है ओनर से, ठीक है। जब कोई ओनर या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, वो जब सोच लेता है, वो डिसाइड कर लेता है, डिसीजन ले लेता है कि उसको बिजनेस सेटअप करना है, तो फिर क्या होता है, वहां से बिजनेस बिजनेस की शुरुआत होती है। दूसरा हो गया प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई डिग्री कंप्लीट करके या अपना कोई कोर्स कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट ले ले, प्रैक्टिस करके उसकी सर्टिफिकेट को ले ले, तो वहां से हमारा प्रोफेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से शुरू होती है, जब हम कोई ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं या किसी एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जब आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए दी जाती है। कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। तो जब हम उस ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं और हम वहाँ पे सर्विस एंट्री एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है वहीं से। दूसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन की। तो बिजनेस को सेटअप करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब एक 10 का बच्चा भी जाके पढ़ा, वहाँ पे 10 का बच्चा भी जाके उस चीज को, उस बिजनेस को सेटअप कर सकता है, जो जो अपने अकॉर्डिंग वो चूज किया। जैसे अगर सपोज करिए, जो सब्जी वाले हैं, क्या उन्होंने बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की हुई है, क्वालिफाइड है वो? नहीं, कोई भी उसको स्टार्ट कर सकता है। तो बिजनेस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये पढ़ 10+2 करके आना है, या ग्रेजुएशन करके आना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आना है। बिजनेस कोई भी सेटअप कर सकता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन में देखिए क्या होता है कि प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग रहती है, जब वो उसको लेगा तभी वो प्रोफेशन हो पाएगा, तभी वो प्रोफेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लेना है। जिस प्रोफेशन में आपको जाना है, उसके क्वालिफिकेशन को अटेम्प्ट करना होगा, उसके क्वालिफिकेशन को लेना होगा, उसके जो उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होगी वो लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने हैं। जब फाइनल आप सीपीटी वगैरह क्लियर करके, सीपीटी आईपीसीसी क्लियर करके जब आप फाइनल स्टेज पे जाओगे, तब आपको क्या होगा, जब सारे लेवल उसके क्रॉस कर लोगे, सारे लेवल अच्छे से क्लियर कर लोगे, तब आपको उसकी डिग्री मिलती है। तब कहा जाता है कि हाँ, आप सीए बन चुके हो और अब आप क्वालिफाइड हो इसके लिए। और थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट का। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो भी क्वालिफिकेशन होती है, उसके जॉब के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब देख सकते हैं, आपकी प्यून वगैरह की जॉब रहती है, या रेलवे में ही अगर निकलती है प्यून की जॉब है, या ड्राइवर की जॉब है, तो उसमें बोला जाता है कि आपको 10+2 होना चाहिए, या ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसे क्राइटेरिया बांट दी जाती है कि इस जॉब के लिए आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए। जैसे आप कोई पेपर ही देने जा रहे हो, तो क्या मांगता है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, या 50% मार्क्स होना चाहिए। ये क्या होती है, क्राइटेरिया रख देते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इसमें क्वालिफिकेशन जो होती है वो जॉब के बेस पे होती है। मतलब आपको जैसा जॉब चाहिए होगा, वैसे आपको उसकी क्वालिफिकेशन रखनी होगी। अगर आप CHSL के लिए जा रहे हैं, तो 10+2 आपके लिए आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आप CGL के जा रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, रिस्क का है। रिस्क क्या होता है कि बिजनेस में देखा जाए तो बहुत से रिस्क और अनसर्टेनिटीज होते हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। आज हो सकता है कि आपके बिजनेस में आज बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा हो, कल आपका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, या हो सकता है कल आपके बिजनेस में आपका जो प्रोडक्शन किए सामान का, वो सामान ही चोरी हो जाए, या
शॉर्ट सर्किट होके वो सारे सामान ही खराब हो जाए, ये सारी उसमें रिस्क बने रहते हैं। प्रोफेशन में ये रिस्क होता है पर लिटिल रिस्क होता है, मतलब कि एज कम्पेयर टू बिजनेस इसमें थोड़े से होते हैं रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो इसमें कोई रिस्क ही इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसमें रिस्क कहाँ से होगा, आप जब कहीं भी जॉब करने जाओगे तो आपका तो पहले से ही सारा डिसाइड हो चुका है कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको क्या काम करना है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, तो आपका रिस्क का वहाँ सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। अब देखा जाए इन्वेस्टमेंट, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आप बिजनेस करोगे आपको कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। आपको जो पूंजी लगेगी उसमें वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप सब्जी का ठेला डाल रहे हो तो आपको उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम लगेगी, आपको कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट लगेगी। आपको कुछ सब्जियां खरीदनी होंगी और ठेला खरीदना होगा, बस आपको यही रिक्वायरमेंट लगेगी। पर अगर आप कोई बड़ा सा मॉल खोल रहे हो तो आपकी क्या होगी रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा। इसी तरह प्रोफेशन है, प्रोफेशन में देखा जाए तो हमेशा क्या होता है इसमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें इसमें हमेशा क्या होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम लोग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी के अंडर में जब वहाँ पे काम कर रहे हो तो क्या आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत है? नहीं, आपको वहाँ पे पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप बस वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करते हो और सारी जो क्वालिफिकेशन होते हैं उसके बेस पे आपको वहाँ पे जॉब मिलती है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप बिजनेस में हमेशा देखे होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि पता चलता है कि आज कोई ओनर था, कल को वो क्या कि अपना बिजनेस सेल कर दिया तो कल को कोई और उसका ओनर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, मतलब हम अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करके, कुछ पेपर वर्क्स करके हम अपने ओनरशिप को दूसरे को दे सकते हैं। पर प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, प्रोफेशन में हम अपनी ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जिसके नाम से आपको डिग्री मिली होगी, सर्टिफिकेट मिला होगा, सिर्फ वही उसके लिए एलिजिबल होगा, बाकी कोई नहीं एलिजिबल होता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर करने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पे गए रहते हो जॉब करने के लिए, तो आपको दिया गया था, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपकी होती है ना कि किसी और की, तो इसमें आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो। जिसको वो जॉब मिली रहेगी सिर्फ वही बंदा जॉब करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और देखा जाए तो प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस देना होता है। इनका ज़्यादा एम जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं ये दूसरे को सर्विस देने का होता है। जैसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो उसको क्या देता है, अपना सर्विस देता है। ठीक है। लॉयर क्या होते हैं, अपने क्लाइंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इनकम अर्न करना, मतलब कि कुछ पैसे कमाना सैलरी के फॉर्म में, सैलरी के शेप में उनको कुछ पैसे कमाना होता है। वो भी कब वो कमाते हैं, जब अपने एम्प्लॉयर को वो सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि उनकी जो भी दी हुई, उनके द्वारा जो भी दी हुई ड्यूटीज होती है उनको फुलफिल करने के बाद उनको क्या होता है, एक सैलरी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाए तो इसका मतलब होता है एथिक्स, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए एक पर्टिकुलर एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस उसके होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है। जैसे आप स्कूल में ही जाते थे तो स्कूल में क्या होता था, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते थे जिसको आपको फॉलो करना पड़ता था। प्रॉपर टाइमिंग दी रहती थी, उस टाइम पे आपको जाना रहता था। फिर जिस टाइम पे आपका एग्जाम्स होने रहते तो वो टाइम बताया जाता था, आपका एग्जाम उसी दिन होते थे, उसी टाइम से होते थे। ये सारी चीज़ें क्या होती थी, हमको वहाँ पे रह के वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि नहीं आप बिजनेस को ऐसे चलाओगे, नहीं ऐसे चलो, नहीं, आपको जैसे मन करना है वैसे बिजनेस को अपने चला सकते हो। पर प्रोफेशन में क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा सेट होता है, पहले से ही वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सारे सेट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनको सारी चीज़ें अपनी करनी होती हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट का। तो जो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे किस पे एप्लीकेबल होते हैं, बस सिर्फ एम्प्लॉय को वो फॉलो करना होता है, क्योंकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कंपनी का है। तो उस कंपनी का अगर है तो कोई थर्ड पर्सन तो उसको फॉलो नहीं करेगा, जो उस कंपनी का मेंबर होगा सिर्फ वही लोग उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह आपका अब है नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। तो बिजनेस में हम कैसा काम करते हैं, बिजनेस में क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज एंड सेल्स करते हैं, या गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। पर प्रोफेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी पर्सनलाइज्ड
सर्विसेज देते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड नेचर के पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरों को सर्विसेज देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी काम दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब कि उसको पूरा करते हैं। जो भी हमें एम्प्लॉयर दे देगा कि आज आपको ये काम करना है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड। देखा जाए तो अगर बिजनेस करते हैं हम, तो बिजनेस का इनाम क्या होता है, तो उसका इनाम क्या होता है, उसका इनाम हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम उसमें प्रॉफिट कमाते हैं तो वही हमारे लिए क्या होता है, इनाम होता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि फीस जो मिलती है उनको, सर्विस देने पे जो फीस मिलती है उनके लिए वही रिवॉर्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो होता है रिवॉर्ड, वो होता है सैलरी और वेजेस। मतलब जो सैलरी, जो सारा काम करने के बाद उनको मंथली सैलरी जो मिलती है, वही उनके लिए क्या है, रिवॉर्ड है। आई होप आपको इसके डिफरेंस बिटवीन समझ आए होंगे। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, तो सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में क्या बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है, जिसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं। किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, गेन के लिए करते हैं, ठीक है, कुछ कमाने के लिए करते हैं। और उसी तरफ अगर देखा जाए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्या करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं। हमारा इसमें जो एम होता है ना, जो हमारी उद्देश्य होता है इसको करने के पीछे, वो होता है कि दूसरों की सहायता करना और खुद की संतुष्टि के लिए करना। ठीक है, इसमें कोई पैसे वैसे की चक्कर नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिव। अब देखिए मोटिव क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, तो ये मैंने अभी बताया आपको कि इसका उद्देश्य क्या होता है, पैसे कमाना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होता है, इनको बस खुद की संतुष्टि के लिए ये करना होता है। इनका कोई पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता, बस खुद की संतुष्टि के लिए ये काम करते हैं। तीसरा देखा जाए तो मनी मेजरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमें पैसे मिलते हैं, इसमें सारे पैसे के लेन देन होते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, इसको हम तो मेजर कर सकते हैं क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में है। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या होता है, इसमें मनी का मेजरमेंट नहीं हो सकता है। अब देखा जाए तो इस एक्टिविटीज का आउटकम जो होता है वो होता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन। और अगर इस एक्टिविटी का, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का देखें, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें जो आउटकम मिलता है वो होता है कि जो भी इंसान उसको कर रहा होता है, उसको अपनी संतुष्टि उसको हासिल होती है, उसको क्या मिलता है, उसको संतुष्टि मिलता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स इन। देखिए अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो तो उससे आपके क्या होंगे, आपकी अर्निंग होगी, जाहिर सी बात है, मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इससे क्या होंगे, आप पैसे कमाओगे, आप अपना बिजनेस करोगे, उससे आपको पैसे के प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा, आपका वेल्थ बढ़ेगा, वेल्थ का क्रिएशन होगा। और क्या होगी, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप अपने बिजनेस में क्या करोगे, उसको इन्वॉल्व करोगे, कुछ और एसेट्स खरीद लोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा ज़्यादा सेल होगा, तो उसमें आप करोगे। और नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है कि इससे आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी खुद को। फिर देखते हैं नेशनल इनकम, एड्स वैल्यू टू नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है, ये नेशनल इनकम के वैल्यू में ऐड होता है। मतलब जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा कि इसमें नेशनल इनकम पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा नेशनल इनकम में क्या करता है, मॉनेटरी टर्म्स वाली चीजों को ही इंक्लूड करते हैं, ना कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स को। तो आज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने लगते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन आए तो आपको क्या करना है कि आपको उसको टी शेप में लिखना है। टी शेप में मतलब कि जैसे मैंने अभी समझाया आपको, सिर्फ उसी फॉर्म में लिखना है। आपको पैराग्राफ फॉर्म में कभी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आपका टीचर कॉपी चेक करता है ना, उसको क्या होता है, वो उतना उसके पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़े। तो वो क्या करता है, अगर आप पॉइंट्स पे लिखोगे ना, तो पॉइंट्स पे आपके टीचर जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे और फिर समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो कभी भी आप क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमेशा टी शेप में ही लिखेंगे। और सबसे ईजी, अगर आप टी शेप में लिखोगे तो इसके आपके बहुत बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका टाइम नहीं उतना लिखेगा जितना पैराग्राफ लिखने में लगाओगे।
तो इससे आपकी टाइम भी सेव होगी। दूसरी चीज़ कि आपको जो मार्क्स रहेंगे, अगर वो 5 मार्क्स का है तो आप उसमें 6 to 7 उसमें डिफरेंस बिटवीन लिख दो। ज़्यादा से ज़्यादा 6 लिखो या 7 लिख दो। आपको उसमें 110% आपको या तो उसमें 5 नंबर मिलना ही मिलना है। अगर इन केस वो टीचर आपको 5 नंबर नहीं देता है तो 4 मार्क्स तो 110% आपको देगा, क्योंकि उसमें उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा काटने के लिए। पर हाँ, वो चीज़ें जो भी आप लिखो वो एक्यूरेट लिखो। और इसीलिए ये लर्न करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को ही समझ लो। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे ना, तो एग्जाम टाइम में कुछ लोग होते हैं लर्न करके जाते हैं भूल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपको आएगी ही नहीं। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर रहेगा, तो आप आराम से वहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये भी नहीं रहेगा कि मैं ये भूल जाऊंगा, ये भूल जाऊंगा, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वहां पे आप आराम से उसी के बेसिस पे आप डिफरेंस बिटवीन खुद बना लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। थैंक यू।